हेलो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1957 था, उसने टू इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमेनियन बना दिए, इंडिया और पाकिस्तान की। और उस टाइम पे जो भी हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको ऑप्शन दिया गया, या तो आप इंडिया के साथ रहो, इफ़ यू डोंट वांट टू स्टे विद इंडिया यू कैन जॉइन पाकिस्तान, और यू कैन स्टे इंडिपेंडेंट। तो तीन कंडीशंस थी कि या तो आप इंडिया के साथ जा सकते हो, इंडिया नहीं तो पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान नहीं तो आपको इंडिपेंडेंट रहने का चांस दिया जाता। तो ये 1947 का जो हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट था, उसकी ये स्टेटमेंट थी। अब उस टाइम पे जितनी 552 प्रिंसली स्टेट्स थी, उसमें से 549 उन्होंने इंडिया के साथ एक्सीड करना चाहा, मतलब दे बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। बट उसमें से तीन स्टेट ऐसी थी जो हैदराबाद, एक थी हैदराबाद, एक थी जूनागढ़ और एक थी कश्मीर, जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इंडिया के साथ नहीं आएंगे। लेकिन विद इन अ कोर्स ऑफ टाइम, थोड़े ही दिनों के अंतराल में ऐसा होता है कि ये तीन भी धीरे धीरे इंडिया के साथ मतलब मर्ज होना शुरू कर देती हैं। तो उनका बेसिकली प्रोसेस क्या रहा? जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ। हैदराबाद में जो था, हैदराबाद को हमने भाई पुलिस एक्शन ले लिया। जूनागढ़ में हमने रेफरेंडम कराया। मीन्स रेफरेंडम लोगों से पूछा गया। ऑफ रेफरेंडम बेसिकली होता है ऑफर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। जब वहाँ के लोगों को बताया गया, तो जो जूनागढ़ था वहाँ के लोगों ने कहा कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। और हैदराबाद, अब ओबियसली सी बात है, अगर आप हैदराबाद को देखो तो आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश के एरिया में यहाँ पे मिलेगा हमें हैदराबाद, तेलंगाना में भी। तो एक ओबियसली सी बात है कि इंडिया के अंदर जिसका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट पाकिस्तान के साथ नहीं है, कोई लैंड बाउंड्री टच नहीं करती है, तो ऑब्वियसली बात है एक सिक्योरिटी रीज़न भी हो सकता था हमारे लिए। तो इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, पुलिस वाया पुलिस या आर्मी एक्शन के थ्रू से इसको एनेक्स कर दिया गया इंडियन टेरिटरी के साथ। और जो कश्मीर था, कश्मीर का तो हमें पता है कि कश्मीर हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से हुआ था। ठीक। तो ये जो तीन हमारी स्टेट थी, इनका ये वाला प्रोसेस रहा। अब जो उस टाइम पे जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जिस टाइम पे बन रहा था, तो उस टाइम पे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, चार डिवीजन स्टेट्स की कर दी गई। तो अगर जे.एंड.के को देखा जाए, तो जे.एंड.के जो था वो हमारा पार्ट बी का पार्ट था। ठीक है। जो पार्ट बी स्टेट्स थी, जो चार डिविजन्स की गई थी हमारी उस टाइम पे स्टेट्स की, तो जम्मू एंड कश्मीर वाज द पार्ट ऑफ पार्ट बी स्टेट्स। तो इसको हमें यहाँ पे याद करने की ज़रूरत है, बाकी नहीं। लेकिन जब 1956 में हमारे पास स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ जाता है, क्योंकि अभी हमें इंडिपेंडेंस को थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो अब कुछ रीजनल इश्यूज जो थे वो हमारे सामने आने लगे। तो पहला था हमारे पास जो आया, तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। तो उस टाइम पे आवाज़ उठी कि हमारी जो स्टेट है वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज के बेसिस पे हमारी स्टेट्स की डिवीजन हो। तो सबसे पहली जो कमीशन इस चीज़ को देखने के लिए बनाई गई, तो वो थी धार कमीशन। धार कमीशन जो 1948 पे अपॉइंट कर दी गई, और उसको टास्क दे दिया गया कि क्या हम किस बेसिस पे जो है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करें। तो जो धर एसके धर कमेटी थी, जो इन्होंने अपना प्रपोजल दिसंबर 1948 में दिया। इन्होंने कहा कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। क्योंकि अभी हम थोड़ा ही टाइम हुआ था हमें इंडिपेंडेंस लिए हुए को, तो उस टाइम पे इसने कहा कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखना है, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर। अगर हम लिंग्विस्टिक फैक्टर उस टाइम पे देखते तो काफ़ी सारे डिवीजन 28-29 स्टेट से ज़्यादा बढ़ के हो सकता है 50-60-70-80 तक चली जाती। तो उसने कहा कि हमें लिंग्विस्टिक फैक्टर को ध्यान में
नहीं रखना है, वी हैव टू टेक इन कंसिडरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो अपराइजिंग्स थी, जो लोगों का क्वेश्चन उठाना था इसके पीछे कि वी हैव टू मेक स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस, ऐसा नहीं था कि वो सारी आवाज़ें दब चुकी थी, आवाज़ें फिर भी आ रही थी। तो जो नेक्स्ट चीज़ इसमें आई है, इसके बाद फिर दूसरी कमेटी जो अपॉइंट कर दी गई वो थी जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी, अगर इसको देखा जाए तो जेवीपी कमेटी में जे स्टैंड्स पर जवाहरलाल नेहरू, पी वी स्टैंड्स फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी स्टैंड्स फॉर पी स्टैंड्स फॉर पताबी सीतारामैया। ठीक, तो इसमें हमें ये बात कर दी गई, इन्होंने भी सेम अपनी जो स्टेटमेंट थी वही रखी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में सबमिट की और इन्होंने भी लैंग्वेज एज फॉर द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट उसको सीधा साधा रिजेक्ट कर दिया और कहा कि लैंग्वेज नहीं बल्कि इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखना है, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर को। तो 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्स किया गया कि लिंग्विस्टिक स्टेट जो बनी वो आंध्रा स्टेट थी, पहली जो पोटेंशियल एमसीक्यू बन सकता है कि फर्स्ट स्टेट दैट वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस, तो वो थी हमारी आंध्र प्रदेश। ठीक, बाई सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम मद्रास। और इसमें हमारे एक फास्ट उस टाइम पे फास्ट लिया था, वो थे हमारे पोती श्री रामालू, एक कांग्रेस पर्सन थी। इन्होंने 56 डे का हंगर स्ट्राइक किया था और इस प्रोसेस में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक, तो अभी तक हमने दो कमेटी के बारे में पढ़ लिया, एक पढ़ लिया हमने फैज़ल अली कमेटी और एक पढ़ दी हमने एस के धर कमेटी और एक पढ़ दी हमने जेवीपी कमेटी। तो जो हमने पहले की कमेटीज़ पढ़ी जेवीपी, तो इसने ये कहा कि हमें लिंग्विस्टिक लाइंस पे नहीं देखना है। और इसके बाद हमने जो धर कमीशन थी, धर कमीशन का भी ये था। लेकिन जो इसके बाद फैज़ल अली कमीशन आई थी 1956 में, तो फैज़ल अली ने कहा था कि ठीक है, इसने लिंग्विस्टिक के लिए यस कर दिया था। लेकिन अब अगर हम इसमें देखना चाहें कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की थी। अब जैसा कि आईएनसी ने इंडिपेंडेंस से पहले प्रॉमिस कर दिया हुआ था, और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी पहली थी उसमें भी ये बताया गया था कि हम लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन को ध्यान में रखेंगे और वी विल बी क्रिएटिंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेशन बिकम इजियर, ऐसा क्या जो करते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगा जब स्टेट्स हमारी छोटी हो जाएंगी, कल्चरल आइडेंटिटी हमारी स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो एजुकेशन जो है हम अपने मदर टंग में दे सकते हैं अगर हम इसको कंसिडरेशन में ले लें। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे आ रही थी। और जो इसके आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट थे कि अभी अभी हम सिर्फ इंडिपेंडेंस से मतलब थोड़ा टाइम हुआ तो हमारे पास और सारे फैक्टर भी थे जिस पे हम एक्चुअल में ध्यान दे सकते थे इन चीज़ों के अलावा। तो मेजॉरिटी लैंग्वेजेस जो थी वो फिर इम्पोज हो जाती, लाइक हिंदी उन पे, और जो माइनॉरिटी लैंग्वेज थी दे वुड हैव बिकम वल्नरेबल, उनका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता। तो रीजनलिज्म समटाइम्स कंप्रोमाइजेज नेशनल इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो थी जो इसके आर्गुमेंट अगेंस्ट में थी। तो फैज़ल अली कमीशन जो 1953 में अपॉइंट कर दी गई, अपनी रिपोर्ट फैज़ल अली ने 1955 में सबमिट की और उसने कहा कि वी हैव टू एक्सेप्ट लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। लेकिन इसने ये प्रिंसिपल कतई नहीं कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, ऐसा नहीं कहा। इसने कहा कि हम जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट रिऑर्गेनाइज करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि वन लैंग्वेज वन स्टेट हो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस कमेटी के अकॉर्डिंगली ये हुआ, किसने मतलब लैंग्वेज को माना, तो वो थी फैज़ल अली। कौन सी 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और जो डेथ, जो कांग्रेस पर्सन थे जिनकी डेथ हुई, श्री पोता मालू, जिनकी डेथ हुई हंगर स्ट्राइक पे, आंध्रा की थी। और आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट दैट वाज
फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है, ठीक। तो इट आइडेंटिफाइड फॉर मेजर फैक्टर दैट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट इन एनी स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। इसने ये सारी चीज़ें रखी कि पहले हमें प्रिजर्वेशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी जो मस्ट चीज़ें, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी, ये सारी चीज़ें देखी। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। तो ये चार चीज़ें ब्रॉडली इसमें फैज़ल अली ने इंक्लूड की थी। तो कमीशन जस्टिस एबोलिश, और इस कमीशन ने ये भी कहा था कि जो हमारी फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन जो हमने उस टाइम पे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जो हमने क्लासिफिकेशन रखी थी, इसको इस कमीशन ने हटा दिया और कहा कि हमें 16 स्टेट और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया और एज अ रिजल्ट फैज़ल अली के बाद 14 स्टेट बनी और 6 यूनियन टेरिटरी। कब? नवंबर 1 1956। तो इसीलिए इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 कहा जाता है, ठीक। तो फैज़ल अली ने ही मतलब लैंग्वेज एज अ प्रिंसिपल फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट को एक्सेप्ट किया। तो ये चीज़ हमें इसमें ध्यान में रखने वाली है, ठीक। तो इसमें और अगर हम आगे इसी प्रोसेस में देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्पॉन्स पैटर्न टू स्टेट डिमांड। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेस्पॉन्स था, अब इसमें क्या था कि हम मतलब इंडिपेंडेंस से थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस करना शुरू कर दिए, ऑटोनोमस काउंसिल जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज इन इट्स शेड्यूल, थोड़ा स्पेशल फील करवाने के लिए इनको, मतलब जैसे इन कोई चीज़ जैसे हमारी अगर 8th शेड्यूल में आ जाती है जो ऑफिस हमारी लैंग्वेजेस का पार्ट है, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उसमें मतलब इंसेंटिव्स प्रोवाइड होते हैं, ऑटोनोमस काउंसिल बनाई गई, सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाई गई। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे फिर बनाई गई ताकि जो रीजनलिज्म की जो एक बात थी, क्योंकि जब रीजनलिज्म सामने आता है तो कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट से क्लैश होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट बने के बने रहें और रीजनलिज्म के साथ भी कंप्रोमाइज़ ना हो, और दोनों के साथ मतलब कंप्रोमाइज़ ना हो, एक प्रॉपर बैलेंस बना दिया जाए। तो एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज बना देगी, ऑटोनोमस काउंसिल बना दिया गया, कुछ लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में डाला गया, डेवलपमेंट बोर्ड बनाए गए। तो ये सारी चीज़ें इसमें रही। इसके बाद अब हमारे सामने स्मॉल स्टेट थी, हमारे सामने बड़ी बिग स्टेट थी। तो अब हमारे पास अगर स्मॉल स्टेट होंगी तो वी कैन बेटरली एडमिनिस्ट्रेट ऑल दो स्टेट, ठीक। तो ये हमारे एक बेनिफिट आ जाता है, इट फैसिलिटेट्स पीपल पार्टिसिपेशन। क्योंकि जब स्टेट ही छोटी हो तो मतलब लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कम्स क्लोजर टू द पीपल। वायबिलिटी ऑफ स्मॉल स्टेट आल्सो पर्सोनेट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस ऑफ सेवरल स्मॉल स्टेट। अब जैसे यूपी था हमारे पास, तो यूपी में क्या हुआ, यूपी स्टेट की भी बाइफर्केशन हुई। जो इसका वेस्टर्न पार्ट था वो बन के यूके उत्तराखंड बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी स्मॉल स्टेट होगी उतना उसको एडमिनिस्ट्रेशनली हैंडल करना आसान है। तो जो क्वेश्चन था स्मॉल स्टेट को डिफाइन करने का, सेटिंग अप ए थ्रेशोल्ड मतलब मैक्सिमम लिमिट उस टाइम पे कोई नहीं बताई गई थी कि कैसा क्या कुछ करना है इसमें। इट कुड कॉम्प्लिकेट मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल स्टेट, ये इसके आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में है, ठीक है। तो ये कुछ मैटर्स हमारे कॉम्प्लिकेट कर सकता है, क्योंकि इट मे अमाउंट टू गोइंग बैक टू द प्री इंडिपेंडेंट सिनेरियो एंड अनडूइंग द, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल इतना काम मतलब सही काम किया, मान लो 562 से अभी 29 स्टेट्स यूटीज़ तक हैं। तो फिर से अगर हम उसी प्रोसेस में चले जाएं तो फिर हम मतलब प्री इंडिपेंडेंट एरा में चले जाएंगे। और ऐसा भी कोई पैरामीटर नहीं है कि जो हमारे पास स्मॉल स्टेट है वो कोई गारंटी है कि स्टेट हमारी स्मॉल हो तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो राइज करेगा। क्योंकि कोई ना कोई हमारे पास मानक कोई ना कोई इंडेक्स तो ऐसा होना चाहिए, पर ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक। तो अभी हमारे पास फैज़ल अली जो 1956 में रिपोर्ट दी गई, उसके बाद क्या नीड है
फर्स्ट स्टेट एसआरसी तो हो गया, ठीक। तो अब सेकंड एसआरसी की ज़रूरत क्या है हमारे पास, क्योंकि अभी बड़ा टाइम हो गया कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं हुआ। तो इट शुड एक्चुअली ले डाउन साउंड क्राइटेरिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार ही हो गई, ठीक। इट्स अ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग प्रोसेस। अब 20 ईयर्स एलपीजी के 1991 में जो आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इट इसने हमारी डेमोग्राफी और सोशल इकोनॉमिक जो फैक्टर्स या जो रियलिटीज़ हैं इसमें काफ़ी चेंजमेंट ला दी गई है। इसमें हमारे जो रीजनल सेंटिमेंट्स है कहीं ना कहीं उसको नेगलेक्ट कर दिया गया है। तो देर इज़ अ वेरी हाई नीड कि हमें सेकंड स्टेट रिफॉर्मेशन कमीशन की जो नीड है वो चाहिए। और बड़े सारी जगहों पे पॉपुलेशन जो है इट है एक्सपोनेंशियली ज्योमेट्रिकली इन ऑर्डिनेटली लार्ज, मतलब बड़े सारे में पॉपुलेशन बढ़ गई है। और जैसे नागालैंड वहाँ पे अभी नेगेटिव पॉपुलेशन चल रही है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है उसकी नीड है, ठीक। तो अभी डिमांड मतलब बहुत सारे रीजन्स के लिए, जैसे बुंदेलखंड यूपी वाला रीजन है हमारा, कोशाल, कोडोगु, विरब्बा, कोंकण, लद्दाख, बोडोलैंड, मरु प्रदेश, गोरखलैंड, मिथिलांचल, दिल्ली। तो इन सारे रीजन्स जो अभी क्या है, मतलब ये सारे चाहते हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट दे दिया जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो तभी अभी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया 1956 के बाद हुआ नहीं है, तो अगर सेकंड एसआरसी बना दी जाए तो इट कैन एक्चुअली एड्रेस द इश्यूज ऑफ ऑल दिस। अब थोड़ी सी नज़र दिल्ली पे भी डालते हैं। वाइबिलिटी ऑफ दिल्ली एज अ स्टेट। दिल्ली जो है दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 239 ए और 239 ए। अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास पब्लिक ऑर्डर कोई कंट्रोल नहीं है, पुलिस एंड सिक्योरिटी कोई कंट्रोल नहीं है, लैंड कोई कंट्रोल नहीं है। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो सेंटर में गवर्नमेंट रूल कर रही होगी। तो इन तीनों में दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू, नथिंग टू से इन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड सिक्योरिटी। तो अब ऐसा है कि अगर इसकी इन फेवर में हम देखें तो इट वुड एक्चुअली प्रमोट द कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि सारा का सारा जो इसमें प्रोसेस पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड सिक्योरिटी और लैंड को लेके वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। और क्योंकि अगर बाई डिफ़ॉल्ट या बाई कन्वेंशन देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो भी कैपिटल सिटी है तो कैपिटल सिटी इज़ ऑलवेज रूल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिल्ली इंडिया में इट कांट ओनली बी द एक्सेप्शन, ठीक। तो क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना होगा तो एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट या यूटी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एंटिटीज कुड बी रिजॉल्व। तो ये एक एडवांटेज है हमारा इसके लिए, ठीक। तो इसके आर्गुमेंट जो अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की नीड होगी। अब नेशनल टेरिटरी जो है इट कैन नॉट बी मेड वन स्टेट टेरिटरी, ठीक। फाइनेंशियल वायबिलिटी की अगर बात की जाए तो सेंटर के सपोर्ट के बिना जो सिविल सर्विसेज की जो क्वालिटी है इट में एक्चुअली डिक्लाइन है, कन्वर्सली इट द टैक्सेस में गो अप। फॉर पावर एंड वाटर सप्लाई दिल्ली इज एक्चुअली डिपेंडेंट नेबरिंग स्टेट, इट इज़ जेन्युइन पीपल डिमांड। अब साइज एंड पॉपुलेशन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि इससे जो है इज़ नॉट साउंड एज सेम कैन बी एडवांस इन केस ऑफ बॉम्बे एंड कोलकाता। अब फुल स्टेटहुड तो हम दे नहीं सकते। तो एक सही आंसर हमारे पास है, फुल स्टेट इज़ नॉट अ वाइएबल सोल्यूशन। बट हाँ, कुछ हद तक जो कंट्रोल ऑफ पुलिस, लैंड मैनेजमेंट और लोकल बॉडीज़ का जो है हम उसको कुछ हद तक दिल्ली गवर्नमेंट को दे सकते हैं। तो ये एक हम इसमें बता सकते हैं। बाकी हम फुल इसको देने का मतलब ये होगा कि इसको हम स्टेट बना देंगे, दैट रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो किसी भी कंट्री की जो कैपिटल है दैट इज़ डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो इन केस ऑफ इंडिया दिल्ली कैन नॉट बी द ओनली एक्सेप्शन. So I hope you like this video. If you really like this video, please do like, press the subscribe button and share it with your fellow aspirants. Thank you.